सो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइस, आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ रेलवे ग्रुप डी 2025 का जीके जीएस का संघर्ष सीरीज हमारा चल रहा है, जो कि मैं कल ही लेकर आई हूँ। जिसमें से मैंने आपको बोला था कि ये टोटल 30 सेट चलेगा, ठीक है ना। और इसमें मैं जितने भी पॉइंट लिखाऊंगी सारे पॉइंट को आपको नोट करना है और उसका रिविजन करना है। और ये जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये जो आपका मैं सेशन तैयार करती हूँ वो सारे आपके प्रीवियस ईयर सेट के अकॉर्डिंग तैयार करती हूँ। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उनके अकॉर्डिंग ही आपका ये तैयार किया जाता है, ठीक है। तो गाइस, आप लोगों से बस इतना ही इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट मैं कर रही हूँ कि प्लीज जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबको नोट करना है। और जो चीज आपको पता है उसको नहीं नोट करिए, बट जो चीज नहीं पता है उसे प्लीज नोट करिए एंड उसका रिविजन करिए। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक रामसर स्थल है। तो कौन से राज्य में सबसे अधिक रामसर स्थल है? उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में या फिर हिमाचल प्रदेश में? तो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु में सबसे अधिक रामसर स्थल है। तमिलनाडु की अगर मैं बात करूँ गाइस, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि टोटल 20 रामसर स्थल है, ठीक है ना, रामसर स्थल है। जिसमें से 2025 में जो है तमिलनाडु में कितने रामसर स्थल जोड़े गए थे? तो याद रखिएगा 2025 में तमिलनाडु में जो है दो नए रामसर स्थल जोड़े गए। रामसर स्थल जोड़े गए, ठीक है। और वो कौन कौन से दो नए रामसर स्थल है जो तमिल, ऐसे तो रामसर साइट जो है 2025 में टोटल 6 रामसर स्थलों को जोड़ा गया था, जिसमें से झारखंड, सिक्किम वगैरह है। लेकिन से इसमें से दो रामसर साइट जो है ये तमिलनाडु की है। तो ये यहाँ पे ये याद रखिएगा कि वो दो रामसर साइट कौन कौन सी है guys। तो इसका जो हो जाएगा तिरिथगल पक्षी अभयारण्य, तिरिथंगल पक्षी अभयारण्य, इसको जोड़ा गया, ठीक है, 2025 में अभयारण्य। और दूसरा कौन सा था? दूसरा था आपका जो है सकारा सकारा कोटाई पक्षी अभयारण्य। सकारा कोटाई पक्षी अभयारण्य, ठीक है। तो ये दो जो है ये आपका 2025 में तमिलनाडु में जोड़ा गया था। बाकी जो है दो रामसर स्थल राजस्थान में जोड़ा गया था 2025 में, जिसमें खीचन आर्द्र भूमि और मैनार आर्द्र भूमि। उदवा झील को भी जोड़ा गया था 2025 में ही, जो कि ये झारखंड का था। और एक और आपका था सिक्किम का, जिसका नाम था खेचो ओपलरी, उसको जोड़ा गया था, ठीक है ना। बाकी ये दो जो है तमिलनाडु का जोड़ा गया था। तो अभी टोटल जो है 20 रामसर स्थल है, ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश की बात करो तो उत्तर प्रदेश में जो है याद रखिएगा अभी जो है टोटल कितना, दूसरे नंबर पे जो है आपका दूसरा सबसे बड़ा जो है रामसर स्थल सबसे ज्यादा कौन से राज्य में? तो उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे जो है 10 रामसर स्थल है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे जो है अगर मैं बात करूँ तो ये चीज याद रखिएगा, जैसे हिमाचल प्रदेश में एक रामसर स्थल है। कौन सा रामसर स्थल है? तो है आपका रेणुका आर्द्र भूमि, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश में रेणुका आर्द्र भूमि जो है, यहाँ पे जो है इसके बारे में आपको क्या याद रखना है कि ये जो रेणुका आर्द्र भूमि है, रेणुका रेणुका आर्द्र भूमि, ठीक है। तो ये रेणुका आर्द्र भूमि जो याद रखिएगा ये जो है सबसे छोटा रामसर स्थल है, ठीक है ना। ये जो है सबसे छोटा रामसर स्थल है, सबसे छोटा, सबसे छोटा रामसर स्थल है, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे पश्चिम बंगाल की अगर मैं बात करूँ तो पश्चिम बंगाल में आपका कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल में आपका कौन सा रामसर स्थल है guys? तो याद रखिएगा ये है सुंदरवन, सुंदरवन, जो कि याद रखिएगा ये जो है सबसे बड़ा रामसर स्थल है। तो सबसे बड़ा कौन सा है और कौन से राज्य में, और सबसे छोटा कौन सा है कौन से राज्य में, याद रखिएगा, ठीक है। सबसे बड़ा है सुंदरवन, ठीक है ना। सबसे बड़ा, सबसे बड़ा रामसर स्थल, रामसर स्थल, ठीक है ना, जो कि ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे अगर बात करेंगे तो याद रखिएगा यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो है आपका कुल रामसर साइट जो है अभी वर्तमान में 2025 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे याद रखिएगा कि कुल रामसर साइट कितना है?
कुल रामसर, कुल रामसर साइट कितना है तो याद रखिएगा, कुल रामसर साइट 91 है, ठीक है ना, जिसमें से याद रखिएगा 2025 में जो है कितने रामसर स्थल जोड़े गए, तो पहला ही याद रखिएगा 91 है। और 2025 में कितने रामसर स्थल जोड़े गए, 2025 में 6 रामसर स्थल जोड़े गए, 6 रामसर स्थल जोड़े गए, ठीक है। तो ये जो है इतना पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद जो है हमको क्या, इसके बारे में जो है एक पॉइंट और याद रखिएगा। इसके बाद जो है यहाँ पे भी मैं ये करके दे देती हूँ, यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, याद रखिएगा कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ठीक है। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है याद रखिएगा, ये जो है हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है, 2 फरवरी, 2 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, और याद रखिएगा 1997 से जो है ये हर साल मनाया जाता है, ठीक है। 1997 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है, 1997 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम क्या है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम है बेकिंग सोडा है, फिटकरी है, बुझा हुआ चूना है, या फिर कास्टिक सोडा है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बुझा हुआ चूना। ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम है। अब जैसे अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे अगर मैं बात कर लेती हूँ कि जो बेकिंग सोडा है इसका सामान्य नाम क्या है, तो ये बेकिंग सोडा का सामान्य नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना। सामान्य नाम सोडियम, सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा फिटकरी, फिटकरी का जो है सामान्य नाम क्या है, तो फिटकरी का सामान्य नाम है पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, पोटेशियम एल्युमिनियम, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा का सामान्य नाम क्या है गाइस, तो याद रखिएगा कास्टिक सोडा का सामान्य नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। ये कास्टिक सोडा का सामान्य नाम है। और बुझा हुआ सोना का क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इस सब का मैं फॉर्मूला बता देती हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा ये जो है आपके कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा का जो है ये सूत्र क्या है, रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र, ठीक है। तो कास्टिक सोडा का जो रासायनिक सूत्र है वो है NaOH, ये कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा बुझा हुआ चूना, तो बुझा हुआ चूना का क्या है, बुझा हुआ चूना का यहाँ पे सूत्र है, रासायनिक सूत्र लिखा रही हूँ, ठीक है ना। तो बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है CaOH2, ठीक है। ये बुझा हुआ चूना का है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ फिटकरी, तो फिटकरी का क्या है गाइस, तो याद रखिएगा फिटकरी KAISO4, SO4 ब्रैकेट 1 2 डॉट 12H2O, ये फिटकरी का है, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूँ इससे याद रखिएगा ये आपको अब जो है कौन बच गया, बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा का क्या है NaHCO3, ठीक है ना। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का क्या है NaHCO3, ठीक है, ये बेकिंग सोडा का है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो है उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो यहाँ पे जो है इसके बारे में आपको याद रखना है। तो यहाँ पे मैं बॉक्स बना देती हूँ, ठीक है ना, ये मैं अलग से पॉइंट लिखा रही हूँ तो इसलिए मैं बॉक्स बना दे रही हूँ।
तो याद रखिएगा कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग, ठीक है ना, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है वो देखते हैं। तो याद रखिएगा सबसे पहले अमोनिया बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, अमोनिया बनाने में, अमोनिया बनाने में। इसके अलावा याद रखिएगा मिट्टी की अम्लीयता को कम करने में, मिट्टी की अम्लीयता को, अम्लीयता को कम करने में, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। तो सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? उप धातु कहते हैं, गन मेटल कहते हैं, सोल्डर कहते हैं या फिर स्टील कहते हैं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीसा और टीन के मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं। इसके बारे में याद रखिएगा, सोल्डर के बारे में पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि सोल्डर जो है इसका गलनांक जो है ये कम होता है। सोल्डर का गलनांक, शोल्डर का गलनांक कम होता है, ठीक है ना। इसके बाद याद रखिएगा इसे जो है आसानी से पिघलाया जा सकता है, आसानी से, आसानी से पिघलाया जा सकता है, पिघलाया जा सकता है, ठीक है। इसको, इसके बाद आपको याद रखना है कि इसके जो है उपयोग, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, शोल्डर का उपयोग, ठीक है। तो इसके उपयोग के बारे में याद रखिएगा, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक जो है सर्किट में इसका उपयोग होता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। इसके बाद आपको याद रखना है इस, और इसका उपयोग कहाँ होता है, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, तारों को जोड़ने में, तारों को जोड़ने में इसका उपयोग किया जाता है, तारों को जोड़ने के लिए। इसके बाद याद रखिएगा धातु को जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, धातु को जोड़ने के लिए, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा जैसे कि आपका जो है सीसा और टीन के मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं, तो वैसे ही मैं एक दो और एग्जांपल लगाती हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ कि तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है, तांबा, तांबा और जस्ता का जो मिश्र धातु होता है इसे क्या कहा जाता है, तो तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को पीतल कहा जाता है, पीतल, ठीक है। इसके बाद अगर मैं दूसरा अगर आपसे पूछूं कि जो है तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है, तांबा और टीन की मिश्र धातु को, तो याद रखिएगा तांबा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहा जाता है, कांस, कांसा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है। तो गिर अभयारण्य, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, कच्छ का रण वन्य जीव अभयारण्य या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो कच्छ का रण वन्य जीव अभयारण्य है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि ये जो है भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है, तो इसके बारे में आपको और क्या याद रखना है, इसके बारे में याद रखना है कि ये जो अभयारण्य है ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध किसके लिए है ये आपको बताना है, ठीक है ना। प्रसिद्ध, तो सबसे ज्यादा जो ये प्रसिद्ध है guys, याद रखिएगा ये है जंगली गधा के लिए जो है ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है ना। जंगली, जंगली गधे के लिए जो है सबसे ज्यादा ये प्रसिद्ध है, ठीक है ना। इसके बाद आपको याद रखना है गाइस कि ये जो है ये जो है कौन से राज्य में स्थित है गाइस, तो याद रखिएगा ये जो है कच्छ का रण जो है ये आपके गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है। कौन से राज्य में है, तो गुजरात राज्य में। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो याद रखिएगा ये 7,500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है ना, 7,500
वर्ग किलोमीटर, 7,500 वर्ग किलोमीटर किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको और क्या याद रखना है, जैसे कि यहाँ पे और आपका कौन सा हो गया, गिर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपको याद रखना है कि ये कहाँ है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान भी आपका गुजरात में है, गुजरात में है। ठीक है। इसके अलावा आपको और क्या याद रखना है कि ये जो है एशियाई शेरों का जो है एकमात्र जो है प्राकृतिक आवास है, एशियाई शेरों का। एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास। ठीक है। इसके बाद जो है आपको और क्या याद रखना है, जैसे कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में भी आपको याद रखना है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है ये कहाँ है, तो ये है आपके राजस्थान में। ठीक है। ये रणथंभौर का है, राजस्थान में। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, रणथंभौर जो है ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, बाघों, बाघों के लिए, बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। इसके बाद और क्या याद रखना है, इसके बाद और आपको याद रखना है कि ये उद्यान जो है ये अरावली और विंध्यन पर्वत श्रृंखला के जो है ये आपके संगम पर स्थित है। अरावली, अरावली और विंध्यन पर्वत के, विंध्य पर्वत के संगम पर स्थित है, संगम पर स्थित है। ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के लिए तो मेरे पास जगह ही नहीं बचा है, तो यहाँ पे है जगह, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी तो ऐसा ना कंफ्यूज हो जाए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपको याद रखना है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका कहाँ है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपके असम में है। ठीक है ना। और ये एक सींग के गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, एक सींग, एक सींग के गेंडे के लिए, गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना। और ये आपका है कहाँ, काजीरंगा। तो याद रखिएगा काजीरंगा जो है ये असम में है। ठीक है। और आपको कमेंट करके बताना है कि इसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि महाबलेश्वर में महादेव के प्राचीन मंदिर में गाय की मूर्ति के मुख से निकलने वाली धारा किस नदी द्रोणी का स्रोत है। ठीक है ना। तो कौन सी नदी द्रोणी का स्रोत है, गोदावरी का, कृष्णा का, नर्मदा का या फिर कावेरी का। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कृष्णा नदी का स्रोत है। ठीक है ना। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोला है कि महाबलेश्वर में जो महादेव के प्राचीन मंदिर में जो गाय की मूर्ति है ना उसके मुख से निकलने वाली धारा किस नदी द्रोणी का स्रोत है, तो वो है कृष्णा। ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा गाय की मूर्ति से जो जलधारा निकलती है यहाँ से, तो कृष्णा नदी के साथ साथ आपको याद रखना है कि ये इसी से 5 नदियों का जो है याद रखिएगा उत्पत्ति होती है। ठीक है ना। तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि गाय से मुख से निकलने वाली धारा जो है ये आपको याद रखना है, ये जो द्रोणी है यहाँ से जो है 5 नदियों की उत्पत्ति है, 5 नदियों की उत्पत्ति होती है। ठीक है। तो यानी 5 नदियों का उद्गम होता है। तो यहाँ पे जो अगर मैं बात करूँ कि कौन कौन सी 5 नदी होती है, तो पहला तो आपको मैं बता चुकी हूँ कि कृष्णा नदी हो गया। ठीक है, कृष्णा नदी। ठीक है। इसके बाद जो है दूसरे नंबर पे आपको कौन सा आ जाएगा, कोयना नदी। ठीक है, कोयना नदी हो गया। इसके बाद तीसरे पर जो है कौन सी नदी आ गई, वेना नदी। चौथे पे आपको कौन सा नदी आ गया गाइस, याद रखिएगा सावित्री और गायत्री, सावित्री। और 5वें नंबर पे आपकी कौन सी है, गायत्री। तो ये टोटल 5 नदियों का जो है यहाँ से होता है। और इसी वजह से जो है याद रखिएगा इसे क्या कहा जाता है, इसलिए इसे जो है पंचगंगा कहा जाता है। ठीक है ना। इसलिए इसलिए इसे पंचगंगा, पंचगंगा कहा जाता है।
अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कृष्णा नदी के बारे में। तो कृष्णा नदी का जो है उद्गम महाबलेश्वर से होता है, ये तो आपको पता है। ये महाबलेश्वर आपका कहाँ है, तो याद रखिएगा महाबलेश्वर जो है ये आपका, पहले ये याद रखिएगा महाबलेश्वर जो है ये आपके महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है ना, ये महाराष्ट्र में। इसके बाद जो है कृष्णा नदी की अगर मैं बात करूँ, इसकी कुल लंबाई कितनी है कृष्णा नदी की, तो कृष्णा नदी की कुल लंबाई है 1400 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर, ठीक है ना। और याद रखिएगा ये जो है प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है ना, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी दूसरी सबसे लंबी नदी, ठीक है। इसके अलावा और आपको क्या याद रखना है, इसके बाद जो है इसका बहाव, ठीक है ना, इसका बहाव जो है कृष्णा नदी का बहाव कौन कौन से राज्य से होता है, तो बहाव से जो है सबसे पहले ये स्टार्ट कहाँ से होती है, तो बहाव जो है ये महाराष्ट्र से तो ये स्टार्ट ही होती है, तो ये महाराष्ट्र में बहती है, ठीक है ना। महाराष्ट्र से बहते हुए ये कहाँ जाती है, ये महाराष्ट्र से बहती हुई जो है ये आपका ध्यान रखना है कर्नाटक, और कर्नाटक से बहती हुई जाती है तेलंगाना, तेलंगाना, और तेलंगाना से बहती हुई जाती है आंध्र प्रदेश, ठीक है। तेलंगाना से बहती हुई जाती है कहाँ गए, तो यह देखिएगा आंध्र प्रदेश। और इसकी सहायक नदी कौन सी है, इसका कृष्णा नदी की जो है सहायक नदियों से बहुत ज्यादा प्रश्न रहते हैं, इसकी सहायक नदियां बहुत पूछी जाती है एग्जाम में, तो याद रख लीजिएगा सहायक नदियां। तो कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी हो गई, तो कृष्णा नदी की सहायक नदी हो गई आपकी जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदी। इसके बाद याद रखिएगा आपका जो है दूध गंगा, दूध गंगा, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा और कौन सी हो गई guys? तो याद रखिएगा घाट प्रभा और माल प्रभा, घाट प्रभा और माल प्रभा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि काला सागर किन दो महाद्वीपों के बीच स्थित है, तो काला सागर एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के बीच स्थित है, एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीच स्थित है, यूरोप और एशिया महाद्वीप के बीच स्थित है, या फिर यूरोप और अफ्रीका। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा काला सागर जो है वो यूरोप और एशिया महाद्वीप के बीच स्थित है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस तो याद रखिएगा एशिया और अफ्रीका की, तो ये जो है आपका इसके बीच जो है कौन सा सागर स्थित है, एशिया और अफ्रीका के बीच जो है लाल सागर स्थित है, ठीक है ना। एशिया और अफ्रीका के बीच जो है कौन सा सागर, लाल सागर स्थित है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा तो याद रखिएगा एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो है कौन सा स्थित है, तो एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो है याद रखिएगा ये है आपका हिंद महासागर, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका महाद्वीप के बीच जो है हिंद महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर स्थित है, और प्रशांत महासागर स्थित है। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा तो यूरोप और एशिया की बात करती हूँ, सॉरी यूरोप और अफ्रीका, तो यूरोप और अफ्रीका के बीच जो है ये आपका कौन सा है, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं काला सागर के बारे में। तो काला सागर के बारे में आपको क्या याद रखना है, काला सागर का पानी जो है याद रखिएगा ऑक्सीजन रहित होता है, यानी ये ऑक्सीजन नहीं होता यहाँ, काला सागर का पानी, काला सागर का पानी ऑक्सीजन रहित होता है, ठीक है। काला सागर का पानी जो है ये ऑक्सीजन रहित होता है, और याद रखिएगा इसकी गहराई कितनी है, तो याद रखिएगा इसकी गहराई है 2212 मीटर, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा इसमें जो है दो जल संधि आपको याद रखना है, कौन कौन से जल संधि, एक आपको याद रखना है बोस्पोरस जल संधि, और दूसरा आपको याद रखना है
डार्डेनेल्स जल संधि, ठीक है ना। तो पहला कौन सा? बोस्पोरस, बोस्पोरस जल संधि, ठीक है। तो इस जल संधि के बारे में आपको क्या याद रखना है? ये जल संधि जो है ये काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है, ठीक है ना। काला सागर, काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है, मरमरा सागर को जोड़ता है, ठीक है ना। एक और मैंने बोला था कौन सा जगह संधि, डार्डेनेल्स जल संधि। ये जो है मरमरा सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। तो ये काला सागर को मरमरा सागर से कौन जोड़ता है? बोस्पोरस जल संधि जो है ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया था बोस्पोरस जल संधि के बारे में। तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसे आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इनमें से कौन सा आंदोलन लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया था? खिलाफत आंदोलन, पूर्ण स्वराज, असहयोग आंदोलन या फिर स्वदेशी आंदोलन। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन जो है ये लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया था। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो शुरुआत इसकी कब हुई थी स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत? ठीक है, तो इसकी शुरुआत हुई थी गाइज, याद रखिएगा 17 अगस्त 1905 को। 17 अगस्त 1905 को इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है ना। और इसकी शुरुआत का कारण सबसे बड़ा क्या था? ये जो हुआ था बंगाल विभाजन के विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में, ठीक है। बंगाल विभाजन के विरोध में। इसके बाद जो है इस आंदोलन का जो है उद्देश्य क्या था? उद्देश्य, ठीक है। तो इस आंदोलन का उद्देश्य था जो है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, विदेशी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, बहिष्कार करना, ठीक है ना। और क्या था? और था क्या, याद रखिएगा स्वदेशी वस्तुओं का जो है अपनाना, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना, ठीक है ना। ये याद रखिएगा। इसके बाद जो है 1900 खिलाफत आंदोलन की अगर मैं बात करूँ तो खिलाफत आंदोलन जो है 1919 में जो है इसकी शुरुआत होनी थी, 1919 में शुरुआत हुई थी 1919 में इसकी शुरुआत हुई थी। और याद रखिएगा इसे जो है मुस्लिम नेताओं के द्वारा शुरू किया गया था खिलाफत आंदोलन की। इसके बाद जो है असहयोग आंदोलन जो है इसे 1920 में जो है शुरू किया गया था, ठीक है ना। 1920 में, 1920 में इसकी शुरुआत हुई थी असहयोग आंदोलन, जो इसको गांधी जी ने किया था जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ठीक है ना। इसके बाद एक और आपका बच जाता है, कौन सा है? पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज की मांग जो है ये कब की गई थी? तो पूर्ण स्वराज की मांग जो है पूर्ण स्वराज की मांग जो है ये कब की गई थी? तो पूर्ण स्वराज की मांग जो है 1929 में की गई थी, ठीक है, 1929 में। और जो है याद रखिएगा कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, ठीक है ना। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में मांग की गई थी, ठीक है ना, पूर्ण स्वराज की मांग की गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? तो किशन गंगा जो है ये व्यास की सहायक नदी है, रावी की, झेलम की या फिर चेनाब की। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, वो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? किशन गंगा जो है ये झेलम की जो है सहायक नदी है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पहले हम झेलम नदी के बारे में बात करते हैं।
पहले किशन गंगा के बारे में बात कर लेते हैं, चलिए। तो किशन गंगा को जो सबसे इम्पोर्टेंट याद रखिएगा कि इसे जो है पाकिस्तान में कौन से नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से जाना जाता है। नीलम नदी, नीलम नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद और आपको क्या याद रखना है, ये जो है किशन गंगा नदी जो है याद रखिएगा, इसका जो है उद्गम कहाँ से होता है, तो याद रखिएगा क्रिसेंसर झील से होता है, ठीक है ना। इसका उद्गम कहाँ से होता है, उद्गम, तो याद रखिएगा इसका उद्गम होता है कृष्ण क्रिसेंसर क्रिसेंसर झील से जो है इसका उद्गम होता है, ठीक है ना, और जो कि ये सोनमार्ग के पास स्थित है क्रिसेंसर झील। इसके बाद याद रखिएगा ये जो है 245 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है, ठीक है ना। तो लंबाई भी याद रख लीजिएगा, लंबाई 245 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। क्रिसेंसर झील कहाँ पे है, तो याद रखिएगा सोनमार्ग, सोनमर्ग, सोनमर्ग के पास, ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस, तो इतना पॉइंट आपको याद रखना, और ये जो है कहाँ मिल जाती है, झेलम नदी में मिल जाती है। यहाँ पे जो है किशन गंगा नदी पर जो है एक प्रोजेक्ट बनाया गया है, कौन सा है, तो याद रखिएगा किशन गंगा जल विद्युत परियोजना, जो कि ये कौन सी नदी पर है, झेलम नदी पे। तो थोड़ा सा अब हम बात कर लेते हैं झेलम नदी के बारे में। तो झेलम नदी के बारे में आपको क्या याद रखना है कि इसका जो है झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो याद रखिएगा झेलम नदी का उद्गम होता है वेरीनाग से, और वेरीनाग आपका कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर, ठीक है ना। इसके बाद आपको याद रखना है कि झेलम नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो याद रखिएगा इसकी कुल लंबाई है 725 किलोमीटर लगभग, लंबाई, लगभग 725 किलोमीटर। और इसी झेलम नदी पे आपका कौन सा परियोजना है, तो याद रखिएगा इसी झेलम नदी पर है आपका किशन गंगा, किशन गंगा जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना, ठीक है ना। एक ये है, और दूसरा कौन सा है, दूसरा याद रखिएगा तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना जो कि है जम्मू कश्मीर में कौन सी नदी पर है, तो याद रखिएगा ये आपके झेलम नदी पर स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि कौन सा कोशिकीय विशेषत पदार्थ और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है, तो वो कौन सा है गाइस, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्द्रव्य जालिका, राइबोसोम या फिर गोल्गी का है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंतर्द्रव्य जालिका, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है ना, एंडोप्लाज्मिक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना। ये जो है झिल्लीदार कोशिका अंग होता है, ठीक है ना। और जो सिर्फ जो है ये कहाँ किस में पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। इसके बारे में अगर बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा ये जो है कितने प्रकार की होती है, अंतर्द्रव्य जालिका 2 प्रकार की होती है, ठीक है ना। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, 2 प्रकार की होती है, ठीक है। कौन कौन सी 2 प्रकार की होती है, तो एक आपका हो गया गाइस याद रखिएगा खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका, जिसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, खुरदरी, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका। और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है आपका है इसका मैं नीचे पॉइंट लिखाऊंगी तो इसको इरेज कर देती हूँ, ठीक है ना। और दूसरा आपका कौन सा होता है,
दूसरा आपका होता है चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। अंतर्द्रव्य अंतर्द्रव्य जालिका। तो खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका के बारे में अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा, ये जो है इसके सतह पर क्या होता है, इसकी सतह पर राइबोसोम होता है। सतह पर राइबोसोम होता है। राइबोसोम होता है, ठीक है। इसका देखिएगा, इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है कार्य, ठीक है ना, इसका कार्य क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण करना। प्रोटीन संश्लेषण, ठीक है ना, प्रोटीन संश्लेषण इसका काम है। वहीं अगर मैं चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका की बात करूँ गैस, तो इसके याद रखिएगा, इसकी सतह पर राइबोसोम नहीं होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। सतह पर राइबोसोम राइबोसोम नहीं होता है, ठीक है ना। इसके बाद याद रखिएगा, इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है लिपिड और जो है स्टेरॉइड हार्मोन जो है उसका संश्लेषण करना, ठीक है ना। इसका कार्य क्या होता है, ठीक है, कार्य इसका होता है लिपिड लिपिड और स्टेरॉइड हार्मोन का संश्लेषण करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि लंबी अवधि के दौरान मृत पौधों के डैश में परिवर्तित होने की प्रक्रिया कार्बनीयकरण कहलाती है। तो किसमें जो है लंबी अवधि के दौरान जो है मृत पौधे के जो है डैश किसमें परिवर्तित होती है, जो वो प्रक्रिया आपका क्या कहलाती है, कार्बनीकरण कहलाती है। तो किसमें परिवर्तित होती है, जीवाश्म में होती है, कोयले में होती है, डीजल में होती है, या फिर पेट्रोल में। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोयले में, ठीक है ना। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा, जब लाखों वर्षों तक जो है दबाव और जो है तापमान के प्रभाव से जो है मृत पौधे जो है ये किस में हो जाते हैं, कोयले में जो है स्थानांतरित हो जाते हैं, ठीक है ना। कोयले में स्थानांतरित कब होते हैं, जब जो है याद रखिएगा ये दबाव और तापमान के प्रभाव से, दबाव और तापमान तापमान के प्रभाव से मृत पौधे मृत पौधे किस में स्थानांतरित हो जाते हैं, कोयले में, ठीक है ना। ये याद रखिएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस, तो याद रखिएगा ये जो प्रक्रिया होती है ये कहाँ होती है, तो याद रखिएगा यह प्रक्रिया दलदली क्षेत्रों में होती है। यह प्रक्रिया दलदली दलदली क्षेत्रों में होती है, ठीक है। इतना पॉइंट आपको याद रखना है, जब जो है बहुत ज्यादा जो है ये गर्मी होता है तब ये पीट में बदलता है, पीट के बाद लिग्नाइट में, लिग्नाइट से बिटुमिनस में, बिटुमिनस से एंथ्रासाइट में जो है ऐसे कोयले में ये बदलता है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ जीवाश्म, बहुत लोगों को फॉसिल्स लग रहा होगा, फॉसिल्स नहीं होगा, क्योंकि ये जो है मृत जीवों या फिर जो है पौधे को जो है ये जो है ये क्या होता है, संरक्षित अवशेष होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, जीवाश्म मृत पौधे मृत पौधे के संरक्षित अवशेष होते हैं। संरक्षित अवशेष होते हैं, ठीक है ना, अवशेष होते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं, जो आपका जो है डीजल हो गया या फिर पेट्रोल हो गया, इस दोनों के बारे में अगर मैं बात करूं, तो इस दोनों के बारे में आपको याद रखना है कि ये दोनों जो है पेट्रोलियम पदार्थ है, ठीक है ना। ये जो है समुद्री जीवों के अपघटन से बनते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा ये क्या है, पेट्रोलियम पदार्थ है। पेट्रोलियम पेट्रोलियम पदार्थ है, जो ये किससे बनता है, तो याद रखिएगा ये जो है समुद्री जीवों के अपघटन से बनता है।
समुद्री जीवों के अपघटन से बनता है। ठीक है, इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि संविधान के अनुसार भारत में समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। तो ये जो है समान नागरिक संहिता जो है किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 40 में, अनुच्छेद 44 में, अनुच्छेद 46 में या फिर अनुच्छेद 50 में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है अनुच्छेद 44 में है और अनुच्छेद 44 जो है ये आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है। अनुच्छेद 44 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक, नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करो तो ये कौन से भाग में है? तो याद रखिएगा ये जो है आपके भाग 4 में है। ठीक है, और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है ये आपका जो है राज्य की नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, इसके बारे में आपको याद रखना है, जो कि ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। इसके बारे में जो है अनुच्छेद 40 भी आपका इसी के अंतर्गत आ जाएगा। इसमें जो है ग्राम सभा के जो है ग्राम सभा का गठन का उल्लेख किया गया है। ठीक है ना, गठन का उल्लेख किया गया है। इसके बाद अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 46 जो ये किससे संबंधित है? तो अनुसूचित जाति और जो है जनजातियों की जो है शिक्षा और आर्थिक हित से। अनुसूचित अनुसूचित जातियों और जनजातियों, जातियों और जनजातियों के शिक्षा और आर्थिक हित से। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 50 जो है ये किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 50 जो है ये न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण है। इसमें न्यायपालिका न्यायपालिका और कार्यपालिका का कार्यपालिका का पृथक्करण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है? तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है ये धूपगढ़ है, महाबलेश्वर है, पारसनाथ है या फिर पचमढ़ी है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है आप पारसनाथ। ठीक है ना, ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पारसनाथ के बारे में अगर हम बात करेंगे गाइस तो याद रखिएगा पारसनाथ जो है ये छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसकी ऊंचाई आपको याद रखना पड़ेगा, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो याद रखिएगा इसकी ऊंचाई जो है ये है 1366 मीटर। ठीक है ना, 1366 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि ये जो है ये कहाँ है आपके, तो याद रखिएगा ये जो है आपके झारखंड में है। ठीक है, झारखंड में स्थित है। इसका याद रखिएगा ये जो है छोटा नागपुर पठार के जो है पूर्वी छोर पर स्थित है। ठीक है ना, ये जो चोटी है छोटा नागपुर पठार के छोटा नागपुर पठार के पूर्वी छोर पर स्थित है। पूर्वी छोर पर स्थित है। ठीक है, इसका याद रखिएगा इसी पर जो है याद रखिएगा यहाँ पे एक मंदिर स्थित है जो कि जैन धर्म से ये मंदिर स्थित है। कौन सी मंदिर है? तो याद रखिएगा शिखर जी जैन मंदिर है यहाँ पे। शिखर जी जैन मंदिर। ठीक है ना, शिखर जी जैन मंदिर स्थित है। ठीक है,
इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो और आपको क्या याद रखना है, इसके बाद जो है आपको याद रखना है कि जो ये छोटा नागपुर का पठार है, ये जो है याद रखिएगा, ये पठार जो ये किससे बना हुआ है, तो याद रखिएगा ये गोंडवाना चट्टानों से बना हुआ है, ठीक है ना। गोंडवाना, गोंडवाना चट्टानों, गोंडवाना चट्टानों से, गोंडवाना चट्टानों से बना है, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा गाइस कि इसकी जो है ऊंचाई कितनी है, छोटा नागपुर के पठार की जो है ऊंचाई कितनी है, तो याद रखिएगा इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है आपका 700 मीटर, 700 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है, ठीक है। ये याद रखिएगा। इसके बाद जो है इसके और भी उप पठार है, तो इसका जो है छोटा नागपुर की जो है उप पठार के बारे में अगर मैं बात करूं कि उप पठार और कौन कौन सी उप पठार है, तो इसके उप पठार हो गए, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो रांची का पठार, रांची पठार जो ये छोटा नागपुर का ही पठार है, लेकिन इसमें सबसे ऊंची जो चोटी है वो है पारसनाथ, ठीक है ना, तो रांची पठार हो गया। इसके बाद याद रखिएगा हजारीबाग, हजारीबाग, हजारीबाग पठार, ये भी यही है, ठीक है। और याद रखिएगा यहाँ पे जो है भारत का सबसे बड़ा, अगर मैं बात करूँ कोयला लौह अयस्क हो गया, बॉक्साइट हो गया या तांबा हो गया, भंडार जो है यहीं पे पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में जो है एक पॉइंट और याद रख लीजिएगा, यहाँ पे मैं ये कर देती हूँ, याद रखिएगा यहाँ पे जो है कोयला, लौह अयस्क, लौह अयस्क, इसके बाद बॉक्साइट, बॉक्साइट, बॉक्साइट का जो है याद रखिएगा सबसे बड़ा भंडार है तांबा, तांबा का सबसे बड़ा भंडार, सबसे बड़ा भंडार यही पर स्थित है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि कौन सा उपकरण विद्युत धारा को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, तो कौन सा धारा जो है विद्युत धारा को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, ए मीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर या फिर मल्टीमीटर। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए मीटर, ठीक है ना। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ गाइस तो वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर का काम क्या होता है, वोल्ट मीटर जो है ये वोल्टेज को मापता है, तो वोल्टेज को जो मापता है वो हो जाता है वोल्टेज, वोल्टेज को मापता है, ये वोल्ट मीटर का काम होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं गैल्वेनोमीटर, ये जो है बहुत कम धारा का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, बहुत कम धारा का, बहुत कम, बहुत कम धारा का, बहुत बहुत कम धारा का पता लगाने के लिए, पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगर मैं मल्टीमीटर की अगर मैं बात करूंगा तो यह देखिएगा मल्टीमीटर जो है वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध को मापता है, वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध को मारता है, और प्रतिरोध को, प्रतिरोध को मापता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि मयूरभंज छौ नृत्य किस राज्य का मूल नृत्य है, तो मणिपुर का है, बिहार का, ओडिशा का है या फिर उत्तर प्रदेश का है। तो सबसे पहले हम छौ नृत्य के बारे में बात करेंगे, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। छौ नृत्य जो है याद रखिएगा इसकी कितनी शैलियां हैं, तो छौ नृत्य की जो है 3 शैलियां हैं, ठीक है ना, 3 शैलियां हैं, 3 शैलियां हैं, ठीक है। कौन कौन सी 3 शैलियां गाइस, तो याद रखिएगा एक है आपका सरायकेला, सरायकेला, ठीक है। दूसरा आपका कौन सा हो गया, मयूरभंज, मयूरभंज। और तीसरा आपका कौन सा हो गया, पुरुलिया, पुरुलिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगर मैं बात करूँ सरायकेला, ठीक है ना, सरायकेला जो है ये कहाँ का है, तो सरायकेला जो है ये झारखंड का है, झारखंड का है। मयूरभंज की बात करोगे तो याद रखिएगा ये है आपके ओडिशा का, मयूरभंज जो है ये कौन से राज्य का शैली है, ओडिशा का। और पुरुलिया जो है ये आपके जो है पश्चिम बंगाल का है,
पश्चिम बंगाल का, ठीक है ना। तो ये 3 शैली आपको याद रखना है और किस किस का है, तो यही आपसे पूछा गया है कि मयूरभंज जो है ये कहाँ का है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मयूरभंज जो है ये ओडिशा का, ठीक है ना। याद रखिएगा मयूरभंज जो शैली एक ऐसी होती है जिसमें जो ओछौ की जो 2 शैली होती है इसमें मुखौटों का प्रयोग होता है, और मयूरभंज में जो है याद रखिएगा मुखौटों का प्रयोग नहीं होता है। मुखौटों का प्रयोग नहीं होता है, नहीं होता है मयूरभंज में, ठीक है ना। इसके बाद अगर मयूरभंज के बारे में अगर मैं बात करूंगा, इससे याद रखिएगा ये ओडिशा का, ये तो आपको पता चली गया। अब थोड़ा सा हम छौ नृत्य के बारे में और बात कर लेते हैं। तो याद रखिएगा छौ नृत्य जो है ये अर्ध शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। तो याद रखिएगा छौ नृत्य को अर्ध शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। अर्ध शास्त्रीय, अर्ध शास्त्रीय, अर्ध शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या याद रखना है, इसकी याद रखिएगा छौ को जो है 2010 में, ठीक है ना, छौ नृत्य को 2010 में यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को डैश कहा जाता है। तो सामयिक खाता कहा जाता है, सार्वजनिक खाता, राजस्व खाता या फिर बजट। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बजट कहा जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा बजट जो है ये हर साल, ठीक है ना, हर साल, हर साल 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है बजट। 1 फरवरी, 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है, हर साल 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा राजस्व और आय का ये बजट जो है अनुमान होता है, राजस्व और आय का, राजस्व और आय का अनुमान होता है, ठीक है। इतना पॉइंट याद रखिएगा। और सामयिक खाता के बारे में अगर हम बात करें तो सामयिक खाता जो है वो क्या होता है, ये सरकार की जो है सभी प्राप्ति और जो है व्यय शामिल होते हैं इसमें। सरकार की सभी प्राप्ति, सभी प्राप्तियां और व्यय होती है, और व्यय होती है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं जो सार्वजनिक खाता है गाइस, याद रखिएगा सार्वजनिक खाता जो है ये अनुदान के बिना जो है जो है आपका प्राप्त धन जमा होता है, ठीक है ना। अनुदान के बिना, अनुदान के बिना प्राप्त धन जमा होता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं राजस्व खाता, राजस्व खाता क्या है, तो ये जो है राजस्व प्राप्तियां और व्यय इसमें शामिल होती है। राजस्व प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां और व्यय शामिल होती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी 1991 में भारत सरकार द्वारा अपनाई गई प्रमुख वैश्वीकरण रणनीति है। तो 1991 में जो वैश्वीकरण जो रणनीति अपनाई गई थी वो कौन सी थी? उच्च निर्यात शुल्क लगाना, उच्च आयात शुल्क लगाना, आय प्रतिशत औद्योगिकरण, या फिर व्यापार बाधाओं को कम करना और जो है विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना। तो ये कौन सा था गाइस? तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, आपका जो है कौन सा हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, व्यापार बाधाओं को कम करना और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना। यानी इसके तहत जो है 1991 में जो है सरकार ने नीति अपनाई थी। किसकी नीति अपनाई थी? उदारीकरण, निजीकरण और जो है वैश्वीकरण, जिसे हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। 1991 में जो है कौन सी नीति अपनाई गई थी? 1991 में जो है सरकार ने अपनाई थी उदारीकरण। उदारीकरण, इसके बाद जो है निजीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, और वैश्वीकरण की नीति अपनाई, नीति अपनाई थी। ठीक है ना। इस नीति के तहत जो है क्या क्या था गाइस? तो याद रखिएगा इस नीति के तहत जो है क्या क्या था? तो इस नीति के तहत जो है आपको याद रखना है आयात शुल्क जो है घटाया गया था। इस नीति के तहत आयात शुल्क, आयात शुल्क घटाया गया। ठीक है। इसका याद रखिएगा विदेशी निवेश को जो है प्रोत्साहन दिया गया। विदेशी, विदेशी निवेश को प्रोत्साहन, प्रोत्साहन दिया गया। ठीक है। और इसके बाद जो है याद रखिएगा जो है भारतीय बाजार को जो है वैश्विक प्रतिस्पर्धाओं द्वारा खोला गया था। ये जो है विदेशी निवेश को प्रोत्साहन दिया गया। ये जो थोड़ा याद रखिए, जैसे कि ये क्या था, जैसे जो आपका जो है एफडीआई, जो आपने देखा होगा, एफडीआई सुना भी होगा, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को जो है याद रखिएगा, इसको जो है अब बहुत सारे क्षेत्रों में अनुमति दे दी गई। ठीक है ना। तो यही था आपका उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई थी। ठीक है ना, जिसमें आयात शुल्क को घटाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? तो कोयना बांध जो है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और गुजरात में। कहाँ स्थित है गाइस? तो याद रखिएगा कोयना बांध जो है ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कोयना बांध जो है याद रखिएगा, ये कोयना बांध जो है महाराष्ट्र के जो है कौन से जिले में? महाराष्ट्र के सितारा जिले में स्थित है। ठीक है ना, कौन से जिले में? महाराष्ट्र के सितारा जिले में स्थित है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा इसका जो है निर्माण कब किया गया था? कोयना बांध का निर्माण, तो याद रखिएगा कोयना बांध का जो निर्माण किया गया था, तो याद रखिएगा इसे जो है कोयना नदी पर ही इसका निर्माण किया गया, कोयना नदी पर। और कब किया गया था गाइस? तो ये याद रख लीजिएगा 1956 में ये स्टार्ट हुआ था इसका निर्माण, 1956 में स्टार्ट हुआ था और 1964 तक जो है इसका निर्माण चला था। इसके बाद याद रखिएगा बांध की जो है ऊंचाई कितनी है? तो इस बांध की जो है अगर मैं ऊंचाई की बात करूं, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो याद रखिएगा इसकी ऊंचाई है इसकी ऊंचाई है 103 मीटर। ठीक है ना, इसकी ऊंचाई कितनी है? 103 मीटर ऊंचाई है। और लंबाई कितनी है गाइस? तो याद रखिएगा लंबाई, तो याद रखिएगा इसकी लंबाई है आपका जो है याद रखिएगा 807 मीटर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर तीन भागों में विभाजित था? धौलावीरा, लोथल, रोपड़ या फिर कालीबंगा। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा धौलावीरा जो है ये जो है तीन नगरों में विभाजित था। ठीक है, तीन नगर में धौलावीरा जो है कौन कौन से तीन नगर में विभाजित था? तो याद रखिएगा दुर्ग, मध्यम और निचला नगर में, तीन नगरों में था। किसमें गाइस? तो याद रखिएगा दुर्ग, मध्यम और निचला, इस तीन नगरों में विभाजित था आपका धौलावीरा। ठीक है। धौलावीरा का जो है अगर मैं बात करूँ गाइस याद रखिएगा इसका जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है?
तो याद रखिएगा धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ होता है सफेद कुआं। सफेद कुआं, ठीक है ना। इसका बाद याद रखिएगा इसे जो है यूनेस्को में भी शामिल किया गया। तो इसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया? यूनेस्को में, तो याद रखिएगा इसे यूनेस्को में 2021 में जो है 2021 में शामिल किया गया था। उसके बाद अगर हम बात करें कि याद रखिएगा ये जो है इसका खोज किसने किया था? खोज, तो याद रखिएगा इसकी खोज जो है जगपति जोशी जी ने 1967 में की थी। जगपति जोशी जी, जगपति जोशी ने किया था, कब किया था? 1967 में इसकी खोज की थी। और याद रखिएगा ये जो है लूनी नदी के तट पर है, ठीक है ना। ये कौन से नदी के तट पे? तो याद रखिएगा लूनी नदी के तट पर है। लूनी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है कि किसी वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है। निर्मित प्रतिबिंब डैश होगा। तो निर्मित प्रतिबिंब क्या होगा? आभासी और सीधा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। आभासी और उल्टा होगा, वास्तविक और सीधा होगा। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा। तो याद रखिएगा जो उत्तल दर्पण में जो है याद रखिएगा हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। जब चाहे वस्तु किसी भी स्थिति में हो, ठीक है ना, अनंत पर हो, ध्रुव पर हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर प्रश्न आपसे पूछा है कि उत्तल दर्पण के सामने अनंत पूछे, ध्रुव पूछे, दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित हो, तो जो है किसी बिंदु पर रखा गया जो है निर्मित प्रतिबिंब डैश होगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो है अवतल दर्पण पर जो है, सॉरी उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब हमेशा, प्रतिबिंब हमेशा, प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा? याद रखिएगा प्रतिबिंब हमेशा जो है आभासी और सीधा बनेगा। हमेशा आभासी, आभासी और सीधा बनेगा, ठीक है। और याद रखिएगा ये जो प्रतिबिंब जो है बनता है वो बनेगा आपका जो है दर्पण के पीछे बनेगा। और याद रखिएगा ये कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे बनता है, पीछे बनता है। तो यहाँ पे जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा आभासी और सीधा। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि कृषि के विकास के लिए मोहम्मद तुगलक द्वारा खोले गए नए विभाग का नाम क्या था? तो दीवाने कजा था, दीवाने विजारत था, दीवाने रिसालत था, या दीवाने कोही था। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दीवाने कोही था, ठीक है ना। इसके बारे में आपको क्या याद रखना है गाइस कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो एक प्रयोगशाला था, ये जो है प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों के लिए जो है ये खोला गया था, ठीक है ना। दीवाने को ही। इसके बारे में आपको और क्या याद रखना है गाइस? तो इसके बारे में याद रखना है कि जो है ये किसानों को जो है ऋण और बीज का उपलब्ध कराना भी इसका काम था, ठीक है ना। दीवाने को ही को जो याद रखिएगा किसानों को, किसानों को ऋण और, ऋण और बीज उपलब्ध कराना, ऋण और बीज उपलब्ध कराना, ठीक है ना। और याद रखिएगा जैसे दीवाने कजा की अगर मैं बात करूं ये क्या था? तो ये था न्यायिक विभाग था, न्यायिक विभाग, ठीक है। इसके बाद दीवानी विजारत की अगर मैं बात करूं ये क्या था? ये था आपका वित्त विभाग, वित्त विभाग, ठीक है। इसके बाद दीवाने रिसालत की अगर मैं बात करूं ये क्या था? तो दीवाने रिसालत आपका जो है विदेशी और जो है राजनयिक मामलों का विभाग था। विदेशी, विदेशी और राजनयिक मामलों का विभाग, मामलों का विभाग था, ठीक है।
तो गाइज आज का सेशन आपका यही कंप्लीट होता है। यहाँ से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। एंड आप लोग थम्स अप करना नहीं भूलें अगर आपको चीजें समझ आई है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ, आप चीजों को अच्छे तरीके से समझ पाए तो प्लीज आप थम्स अप जरूर कर दीजिएगा, जिससे जिससे हम मुझे लगेगा कि मैं जो पढ़ा रही हूँ वो आप लोगों को समझ आ रही है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, प्लीज आप सभी को इतना करना है कि नोट बनाइए, रिविजन करिए। ट्रस्ट में ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।